everyone, welcome back to another episode of Kuch Unfiltered Baatein. And like always, today also we are having a very special guest with us. So let's meet Ravi Solanki and Dimpi Dua. Hello. So welcome to our show. एंड इन दोनों ने अपने अपने फील्ड में तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया. वन इज़ शो प्रोड्यूसर इन रेडियो एंड अनदर इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, बट साथ मिलकर कुछ बहुत ही मैजिकल क्रिएट किया है. तो अब हम उन्हीं से जानते हैं वो क्या चीज़ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो सर. थैंक यू. Welcome ma'am. Thank you. So let's start and we would like to know कि the social house which you have created with love and it's your passion endeavor. So वो सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे उसका आइडिया आया? सी जब हम ऑलरेडी उस फील्ड में होते हैं ना, तो आपका हमेशा एक ऐसी जिद्दोजहद रहती है कि यार कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है. तो एज यू मैंशनड अर्लियर के ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो वो कहीं ना कहीं आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ है, और जो हम ये चीज़ अभी कर रहे हैं वो भी आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ है. तो बस वहीं से ही ये चीज़ आई कि यार वी शुड डू समथिंग एल्स फॉर दीज काइंड ऑफ आर्टिस्ट, क्योंकि मी बीइंग अ आर्टिस्ट, ठीक है. फिर उसके बाद दिस इज़ बेसिकली अ थर्ड स्टार्टअप. तो उससे पहले वी यूज्ड टू गेट शॉर्ट फिल्म मेकर्स, है ना. तो जब हम लोग अपना फिल्म फेस्टिवल कर रहे थे ना इन 2017 आई गेस 17 जुलाई, तो वहाँ पर तब लगा कि यार वी शुड डू समथिंग फॉर पोएट्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस एज वेल. तो उस वक्त ये आइडिया आया करने का. तो वजह सिर्फ यही थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इनको केटर करे, इनकी मदद करे, इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ साबित हो जो शायद अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो पा रहा है या कर पा रहा है. तो वहीं से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी. सर जैसे मैम बेसिकली हम एज एन आर्टिस्ट जानते हैं द सोशल हाउस क्या है. अगर आप लोगों को डिफ़ाइन करना हो तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि द सोशल हाउस क्या है और उसका क्या विजन है? जैसे कि आपने बताया कि आर्टिस्ट केटर करते हैं, तो किस कैपेसिटी में आप आर्टिस्ट को केटर कर रहे हैं? देखो, अगर मैं तो नहीं बता सकता कि सोशल हाउस क्या है, बट मैं उस ज़बान में ज़रूर बता सकता हूँ जो बाकी लोग कहते हैं. कुछ लोग इसे मंदिर कहते हैं, कुछ लोग इसे घर कहते हैं, कुछ लोग इसे टैलेंट का भंडार कहते हैं. तो ये उनकी ज़बानी है. तो कुछ यही कहते हैं लोग इसको. और रही बात अलग अलग कैपेसिटी में हम जो केटर कर रहे हैं, वो आपका स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गया, पोइट्स हो गए, स्टोरी टेलर्स हो गए, रैपर्स हो गए, राइटर्स हो गए. इनफैक्ट वी वर द फर्स्ट वन इन 2017 जिसने रैपिंग का ओपन माइक किया था. एंड इट वाज एक्चुअली शेयर्ड बाय रफ्तार. तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करती आ रही हैं शुरू से. तो जैसे कि सर मैं आपको एज अ टीचर भी जानती हूँ कि जो वर्कशॉप्स देते हैं, तो एक ओपन माइक की आपने ओपन स्टेज दे दिया, जो कि अब अगर हम देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, बट एक तलफ़्फ़ुज़ करेक्ट करना, लोगों को गाइड करना, आई नो हर आर्टिस्ट जो होता है वो एक लर्निंग स्टेज पे होता है, एक प्रोसेस होता है, लेकिन उस प्रोसेस में अगर सही गाइडेंस मिल जाए, जैसे पहले कहते थे ना कि बिना उस्ताद के आप शायरी नहीं सीख सकते, और वो काम आप कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा है. तो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहोगे? मैं ये बोलूँगा, सबसे पहले तो मैं शायरी नहीं सिखा रहा किसी को जी. मैं ये नहीं बता रहा कि शेर ऐसे लिखा जाता है या ऐसे बोला जाता है. मैं उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ ना, मेरे लिए प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है बहुत. और इनफैक्ट ये हर फील्ड के अंदर इम्पोर्टेंट होती है किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन. तो मेरा मेन मोटिव होता है कि ठीक है, आपने जैसा भी लिखा है बहुत खूब लिखा है, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा. अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आप कम से कम उसका ढंग से इस्तेमाल तो करें. भगवान ने आपको मुंह दिया है तो बोलने का ढंग से तो इस्तेमाल करें. आपके जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो ढंग से तो निकलें, तरीक़े से निकलें. खाना कितना भी टेस्टी बना हो, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो नहीं मज़ा आता. लेकिन अगर भूख ना लग रही हो और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, तो ना चाहते हुए आपको भूख लग जाएगी, आपका मन करेगा उसको खाने का. इट इज़ हाउ यू शोकेस द थिंग. इस पे तो हमें भी डांट पड़ती है हमें भी डांट पड़ती है इस पे तो, कि ऐसे नहीं बोलना, वैसे बोलना है जी. पूरा ऑफिस में पूरा प्रोनाउंसिएशन पे हमें डांट पड़ती है. तो अब मैम थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपसे बात नहीं हुई है, कि बैक देन 5 years बिफोर सोशल हाउस व्हाट यू वर डूइंग, एंड देन फिर आपको कैसे सर के मतलब ये किसका आइडिया था बेसिकली? So basically it was Ravi's vision. क्योंकि रवि का जो बैकग्राउंड है वो पूरा ऐसे आर्टिस्टिक बैकग्राउंड रहा है. I was working with Big FM
बट तब तक मैं जॉब छोड़ चुकी थी और मुझे इतना खासा इंटरेस्ट नहीं था पोएट्री में। मैं सच बात बताऊँ, मुझे कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था। ही यूज्ड टू सेंड मी शेर शायरी बैक देन, बट मुझे इतना कोई समझ आती नहीं थी चीज़ें। बट ये है ना, ये डिफाइन हो जाता है आपको कि अच्छे बुरे की समझ हो जाती है कि अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हो, अब जैसे अगर आप कोई सिंगर नहीं हो, मैं शायरी नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे समझ आ जाती है कि अच्छी शायरी और बुरी शायरी में क्या फ़र्क है। अब इतना समझ आ गया है साथ रह रहे कि हाँ भाई ये तलफ़ुज़ ख़राब है, हम सिखा नहीं सकते, मैं सिखा नहीं सकती, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ख़राब है। यहाँ पर वो कानों को चुभ जाती है ना, वो हिसाब है, खराब है। So if you guys permit, I can call you couple entrepreneurs. I can say that. And आप लोग मतलब काफ़ी साथ में मिलकर जब आप काम करते हो and you share a good rapport as well, तो वो केमिस्ट्री दिखती है काम में because you give 100% to that. Of course वो ज़रूरी भी हो जाता है ना कई बार, क्योंकि एक तो आप अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग जगह से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, आप अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो उसके अंदर, और जब आप अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हो किसी एक चीज़ को बनाने के लिए, तो फिर उसका जो फ्लेवर निकल कर आता है ना, वो अलग निकल कर आता है, बहुत मज़ेदार निकल कर आता है। तो ये शायद चीज़ रही है हमारे साथ। सो सर, वी हैव ऑलरेडी टच्ड योर वर्कशॉप थिंग, सो कैन यू प्लीज इलैबोरेट दैट थिंग, लाइक हाउ, व्हाट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स आर दीज एंड how you are catering different people and helping? See, basically मैं अपनी वर्कशॉप में भी ये कहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर शायर नहीं बनाने बैठा हुआ, और मैं शायर नहीं बना सकता, क्योंकि शायर बनाया नहीं जाता, शायर पैदा होता है। Exactly. शायर पैदा होता है। तो मैं यहाँ पर कोई आपको शायर नहीं बना सकता, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आपने जो लिखा है अभी तक, आप उसको बेहतर तरीके से पेश कैसे कर सकते हो, बस इतनी सी बात है। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल, और मेरी वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप अच्छी शायरी पढ़ने लग जाओगे, आप अच्छी शायरी के साथ साथ अच्छी बातें करने लग जाओगे, आप अच्छे तरीके से लोगों से बात करोगे, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करोगे। अब वो कम्युनिकेशन स्किल आपके इंटरव्यू में, आपके लोगों से बात करने में, रोजमर्रा की चीजों के अंदर वो काम आएगी, काम आ सकती है वो चीजें, स्टेज प्रेजेंस है, तो वो चीजें। तो मैं इस चीज पे बता रहा हूं, जैसे क्या-क्या रोल्स हैं सोशल हाउस में, लाइक you two are founder and co-founder. क्या रोल्स नहीं है? क्या रोल्स नहीं है? लेकिन स्टार्टअप में किसी भी एंटरप्रेन्योर का ये दर्द निकल कर आता है कि आप अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं ले सकते। ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि ऑफ टाइप या वर्क फ्रॉम होम, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब हम छुट्टी पे भी हैं तब भी हम काम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम कोई नॉर्मल बात भी कर रहे हैं तब भी हम काम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो व्हेन यू शेयर अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप with the same person, right, then you eventually land up talking about work only. Yes, every time it is work. That's very true. एंड एक चीज़ और है, लाइक 2017 से अगर पहले की बात की जाए तो ओपन माइक प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, लोग 4 लोग इकट्ठे होकर महफिल जमा ली या जैमिंग कर ली। सो आई सी सोशल हाउस एज अ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइडेड द बिजनेस एंड इनिशिएटेड द इंडस्ट्री एनी हाउ, क्योंकि वो अब काफ़ी प्लेयर्स आके एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम वो विजन होना टू इनिशिएट समथिंग दैट वाज रियली कमांडेबल। So I congratulate. Thank you so much. And good wishes कि आप वो चीज़ continue करो। So I just wanted to understand कि आप open mics, तो चलिए एक चीज़ हो गई कि open mic is like a stage, लोग आए, उन्होंने perform किया, उसके अलावा what you are offering to your artists, like if they are doing good or if they are consistent? See, सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरह से हम उनको मोटिवेट कर पाएँ, इंस्पायर कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने शुरुआत करी थी उन दिनों में और अभी तक जारी है, वो चीज़ उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना, दैट इज़ परफॉर्मर ऑफ द डे। अब इसके अंदर चुनती वही जनता थी, जो ऑडियंस थी, जो वहाँ पर आती है और वही आपको स्कोर करके आपको चुनती है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ऑब्वियसली रवि का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। ये मुझे नहीं लगता ये बात सिर्फ जनता की है, इट इज़ ऑल रवि's कंट्रीब्यूशन एंड द पीपल हु, मतलब मेरा मेजरली पार्ट वही रहता है कि आपने प्रेजेंट कैसे किया, आपका तलफ़ुज़ कैसा रहा है, है ना, मेरा चीज़ ये रहता है। हाँ, क्योंकि मैं साफ रखता हूँ कि जो ऑडियंस आई है वो दिल से जज करे, मैं दिमाग से जज करूँगा। तो इस तरह से हम दोनों एक अच्छा मेल बना पाएंगे इस चीज़ के अंदर, क्योंकि वो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जज नहीं कर पाएंगे।
मैं ज़्यादा इमोशनल होकर जज नहीं कर पाऊंगा, क्या जस्ट बिकॉज मैं रो दिया जस्टिस नहीं हो पाएगी, एग्जैक्टली वो फेयर जजमेंट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग इस तरह से रखते हैं इस चीज़ों को। तो एक तो ये चीज़ है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि जब थोड़ी दोस्ती बढ़ जाती है, थोड़ा सा मिलना जुलना बढ़ जाता है, तो लोग आके कहते हैं कि सर मैं छोड़ रहा हूँ लिखना, कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे ही किस्सा बताता हूँ एक, जिसके अंदर एक शख्स मेरे पास आया और मेरे को बोलता है कि मैं लिखना छोड़ रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक बार और लास्ट माइक कर ले, चल कोई बात नहीं, ठीक है। उसने लास्ट माइक किया परफॉर्म और ही वन द सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट ने, उस कागज़ के टुकड़े ने उसके अंदर वापस से वो स्पार्क जगाया और वापस से उसने लिखना शुरू किया। तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है मोटिवेट करते रहो। फिर उसके अलावा हम लोग अभी एक और किस्सा मुझे इससे याद आया। आज सुबह मैसेज आया था, धर्मेश हाँ मेंशन भी किया उसने आपको। सो बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म, मॉडल है, राइटर है, तो ना परफॉर्म करता रहता है। काफ़ी वक्त हो गया नहीं परफॉर्म किया, तो आज मैसेज आया है कि आई एम राइटिंग फॉर अ नॉट चैनल, वेब सीरीज़ मैं लिख रहा हूँ और इसका ये पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज, यू नो आपने मुझे स्टेज दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दिल्ली आऊँगा तो जल्दी मिलता हूँ। मतलब ऐसे ये वन ऑफ द मैसेज है जो मुझे अभी याद है, क्योंकि ये रीसेंट हुआ है। हाँ, तो ये रीसेंट हुआ है, तो मुझे बड़ा ही खुशी होती है। मतलब कि हमने वो एक पुश दिया ना, सोचते हुए भी कि हाँ वो उनको एक पुश मिला होगा हमारी तरफ से, हमें नहीं पता। पिछले एपिसोड्स में मैंने बताया था कि मैं खुद एक छोटे शहर से हूँ। डायरी में आप बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि लिखते हैं, बट वो सही प्लेटफॉर्म एंड योर काइंड ऑफ ऑडियंस मिलना बहुत रेयर होता है। आप कितना ही अच्छा लिख लो, अगर आप ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो वो आपकी बस महदूद रह जाती है राइटिंग। और वो एक टाइम के बाद आप खुद इतना सीरियसली नहीं लेते हो। जब आप अपने पैशन को थोड़ा सा प्रोफेशनल टचअप देते हो तो वो सीरियस लेते हो, लॉन्ग रन तक आप ले जा सकते हो। Definitely. And one more thing, I was just researching about you guys. फैम स्टोर बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि जानेंगे इसके बारे में कि व्हाट इज अबाउट फैम स्टोर एंड कैसे चल रहा है ये। सबसे पहले तो हम लोग अपने जो हमारे फैंस हुआ करते थे या फैंस हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हम लोग फैमिली कंसीडर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स दैट फैम वर्ड कम्स फ्रॉम द फैमिली। तो ये चीज़ यही है कि हम लोगों ने इस प्रोडक्ट्स के थ्रू, द फैम स्टोर इज़ बेसिकली आर ई-कॉमर्स वर्टिकल, जहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, जैसे कि आपका हुडीज़ हो गया, टी शर्ट्स हो गया, नोटबुक्स हो गई, कॉफ़ी मग्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अभी हम लोग जो नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ आर्टिस्ट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर क्या है कि एक आर्टिस्ट जो है अपने कोट को, अपनी राइटिंग को मोनेटाइज कर सकता है इन रियल मनीज। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ राइटर एंड आप अपनी राइटिंग जो है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिलीज करवाते हो, तो उसके अंदर क्या है कि यू विल गेट योर ओन स्टोर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन आवर वेबसाइट, और आप उस स्टोर पर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ठीक है, अगर आपके स्टोर पर कोई भी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो यू विल गेट अ कमीशन आउट ऑफ इट। तो दैट मीन्स आप उससे बिजनेस कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो अपनी लाइंस को अब इस तरह से। तो अभी वी आर वर्किंग ऑन इट। सो दिस इज द रियल एम्पावरमेंट, बिकॉज आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि जो नहीं कमा पाते या जिन्हें पता नहीं है, तो दिस इज एन अनदर वे ऑल टुगेदर कि वो आप अपनी राइटिंग्स को लिस्ट करा रहे हो बेसिकली, और उस लिस्टिंग के बाद आपसे अगर कोई लेगा तो आप कमा सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली। एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगी। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डेफिनेटली। एंड अब हम थोड़ा शायरी, क्योंकि हम लोगों को खुद पोएट्री बहुत पसंद है, इसलिए हम पोएट्री में फंस के रह जाते हैं। तो हम कॉमेडी की बात करते हैं, क्योंकि द कॉमेडी क्लब, it's another vertical of yours, the comedy house, so sorry, the comedy house. So what is it, and आप कॉमेडी को एज एन इंडस्ट्री अब कैसे आप इवॉल्व होते हुए देख रहे हो? नहीं, कॉमेडी तो काफ़ी बेटर इवॉल्व हो ही रही है, काफ़ी टाइम से इसने इवॉल्व किया है और अभी बेटर स्टेज पे है। मुझे ऐसा लगता है कि हम काफ़ी जगह से, मतलब वेस्टर्न कॉमेडी कल्चर से भी ले लो या कुछ भी ले लो, वी आर डूइंग प्रीटी गुड। ठीक है, इस चीज़ के अंदर मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि बाहर वाले लोगों के इतने मिलियन व्यूज़ नहीं जाते हैं जितना इंडियन कॉमेडियंस के वीडियोस फाड़ देती है। तो डेफिनेटली वी आर डूइंग गुड इन दिस। और अभी चीज़ ये है कि सर्किट छोटा है लेकिन इवॉल्व कर रहा है, और
ऐसा मारा मारी टाइप्स नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे इनसाइट्स जानो देखो तो हाँ मारा मारी तो हर जगह बहुत है। लेकिन ये कि हाँ इवॉल्व कर रही है। उसमें भी हम लोग ओपन माइक्स करते हैं, सोलो शोज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इफ पोइट्स में भी ऐसा होता है, काफ़ी सारे पोइट्स हमारे जो एज अ पोइट आए थे हमारे साथ जुड़े थे, नाउ दे आर कॉमेडियंस। बादल शर्मा, तुषार, ठीक है, ये सारे एज अ पोइट आए थे स्टार्टिंग में। रजत सूद, now they are working as a full time comedian. Basically what I feel, if you are a good performer you can do anything. हाँ, exactly. वही है, हर जगह स्टोरी टेलिंग ही है, वही है, very true. But हाँ exactly हर जगह स्टोरी टेलिंग की है, बट आप वो छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती है, वो नुआंसेस होते हैं, हाँ एग्जैक्टली, क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ कर रहे हैं। बट सर आप क्या कहेंगे, जेनजीज ऐसे नहीं मानते हैं क्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं व्यूज इंपॉर्टेंट है। जेनजी तो बहुत कुछ नहीं मानते हैं, जेनजी तो बहुत कुछ नहीं मान रहे हैं, तो क्या व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट? मैं जेनजी को बोलूँगा थोड़ा ना टाइम लेकर सो लो पहले आराम से, थोड़ा आराम की नींद ले लो, फिर उसके बाद उठो, फिर देखो क्या करना है जीवन के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें सिमट के रह गई हैं कि हाँ फॉलोअर्स, बस फॉलोअर्स। वो तो ये जो नंबर वाला गेम है ना, ये बड़ा ख़राब गेम है। अगर आप इस चीज़ के पीछे पड़ गए ना, नंबर गेम के पीछे, तो आप किसी को नहीं देख पाओगे, कुछ देखना भी चाहोगे आप ब्लर हो जाएगा सब कुछ। तो ये बहुत ख़राब गेम है। तो मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि यार जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, जस्ट फोकस ऑन योर क्राफ्ट, योर आर्ट। ये नंबर गेम तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ना होगा, बढ़ जाएगा आप, लेकिन आप अपने ऊपर जब तक काम नहीं करोगे तब तक आप खुद कैसे बढ़ोगे अंदर। Exactly. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वही देख रही थी अभी कुछ दिन पहले मैं, ये जो पुराने मुशायरों की 1990s के जो मुशायरों की ये सब वीडियोस देख रही थी, उसमें मतलब वो एरा कितना सुंदर था। Exactly. लोग मतलब वो जॉन साहब ऐसे स्टेज पे बैठे हुए सिगरेट लेकर के पढ़ रहे हैं, और बिना सबसे अच्छी चीज़ है बिना देखे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके दिल पे लिखा हुआ है, तो उन्हें नहीं देखने की जरूरत वही है। मतलब बिना देखे आजकल लोगों को 5 मिनट भी बिना देखे नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। मतलब आपने ही लिखा है ना वो कंटेंट, आपने ही लिखा है। तो प्रॉब्लम ये है, लोग कह देते हैं हम मेट्रो में आते हुए लिख रहे थे, हाँ, तो हमने सुना दिया, हाँ, तो वो पकाते नहीं है लोग। हाँ, बेसिकली लोग काम नहीं करते, ख्याल है, कच्चा है, पढ़ दिया। क्योंकि आप अगर देखो, अब गज़ल और नज़्म और कता की बात नहीं है, अब लोग स्पोकन पोइट्री वर्ड मतलब पे बिलीव कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई इवॉल्व हो गई, तो लेकिन वो भी एक आर्ट फॉर्म है, आई थिंक। हाँ, वो भी एक काम मांगती है। तो आप तभी तो वो वीडियो मैंने निकाला था, वो जो 1 मिनट वाला दैट सरकास्टिक वीडियो, क्योंकि जब एक बार किसी शख्स ने मेरे को बोला था कि सर मैंने मेट्रो में आते आते गज़ल लिखी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, लेकिन कम से कम उस चीज़ को थोड़ा सा बनने का मौका, पकने का मौका, थोड़ा पनपने का मौका तो दो उस चीज़ को। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप लिखो, और लिखने के बाद ना उसको बंद करके रख दो। अगर कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जब आप उसको वापस खोल कर देख रहे हो और आपको सेम वैसा ही फीलिंग हो रहा है, वैसे ही इमोशंस आ रहे हैं आपको, तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ गुड ट्रैक, है ना। अगर आप फील ही नहीं कर पा रहे हो हफ्तों के बाद उसको खोलने के बाद, तो दैट मीन्स उसको छोड़ दो, मत लिख। दैट वाज अ फेज। हाँ, और सारे ख्यालों को गज़ल में तब्दील होने की ज़रूरत नहीं है, या नज़्म में तब्दील होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा फ़र्द ख्याल रहने दो, कुछ को गज़ल रहने दो, कुछ को नज़्म रहने दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको गज़ल ही लिखनी है आपको। हाँ। तो ये चीज़ जाननी नहीं, लेकिन आजकल लोग नहीं लिख रहे हैं, गज़ल नहीं लिख रहे हैं, वो नॉर्मल बात कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं, लेकिन वो शायद वो नहीं सीखना चाहते हैं। मैं एक चीज़ और बताऊं, लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। एग्जैक्टली। 99% लोग प्रोज पढ़कर चले जाते हैं, और लोगों को लगता है ये पोइट्री है। वो बात कर रहे हैं ऑन स्टेज लोगों से, और वो पोइट्री बोल रहे हैं उसको। इट्स नॉट पोइट्री, इट्स अ प्रोज। जो बचपन में हम लोग गद्दे वगैरह पढ़ते थे, हाँ, गद्दे पढ़ते, तो ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते थे, हम लोग पढ़ नहीं रहे शायद। और फिर उसके बाद जो बचपन में हमने पढ़ा हुआ है ना, वो आज जाकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है हमें, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। अलंकार हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि यार तुम डायरेक्ट क्यों जा रहे हो अपनी बात कहने के लिए, आप तो शायर है ना, थोड़ा घुमा फिरा के बात करने की कोशिश करो। कम अल्फाज में आपने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। वो गागर में सागर वाली जो बात है जी। आप मेटाफर्स इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आप सिमिलीज इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी राइटिंग्स के अंदर, तो फिर कैसे चलेगा। एंड दैट वाज द ब्यूटी। अलंकार का मतलब भी यही था। अलंकार का मतलब भी यही है, श्रृंगार। एग्जैक्टली।
तो ये बात है। अब हम आप दोनों से जाएंगे लाइक व्हाट, आप लोग कैसे मिले, थोड़ा सा पर्सनल, क्योंकि वो अभी शायद किसी को नहीं पता होगा, ये सब तो हमें गूगल पे भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा बताइए अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं। अरे कोई भी बोल सकता है पहले। नहीं मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, ये होगी तो बता देगी। नहीं यार मतलब हम लोग मिले थे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, वी मेट इन अ गेट टुगेदर इन वेयर, नहीं कौन सा ईयर था ये मुझे नहीं याद, बट 10.5 साल हो गए। 2012 में हम लोग मिले थे। हाँ सितंबर 2012। हालांकि इससे पहले हमारी एक मुलाकात हो चुकी थी, बड़ी मुख्तसर सी थी। हाँ। लेकिन उसके बाद हम लोग सितंबर में मिले थे। हाँ। कॉमन फ्रेंड के यहाँ पर थी, एक पार्टी थी, हाउस पार्टी थी, वहाँ मिले थे। बस उस दिन से लेकर आज तक साथ में है। सर ने लॉक करने के लिए बिजनेस साथ में कर लिया। तो ये एंटरप्रेन्योर्स पार्ट नहीं करेंगे अपने वेज, क्योंकि ये साथ में रहेंगे बाय एनी चांस। सो दिस इज अ गुड आइडिया। रवि सर है, ये पार्टनरशिप नहीं टूटेगी, ये चाल चली गई, ये चाल चली गई। हाँ, और एक अब आपका वर्टिकल और रहता है प्रोजेक्ट उर्दू। हाँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ जो होती है प्रोजेक्ट, मतलब आप किसी मिशन पे काम कर रहे हो, ऐसा फीलिंग देती है। तो मतलब क्या है प्रोजेक्ट उर्दू? द प्रोजेक्ट उर्दू इज बेसिकली यार न्यू बेबी, अभी मतलब बन ही रहा है, इट्स इन पाइपलाइन। हम लोगों ने एक इवेंट किया था, उसके अंडर मैं और मेरी गज़लें। तो देखो प्रोजेक्ट उर्दू का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कुछ ऐसी बातें करें, ऐसे काम करें जो कहीं ना कहीं उर्दू से ताल्लुक़ रखती हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सबसे पहले तो ना मैं ये जो लोग कहते हैं ना कि उर्दू मुसलमान की भाषा है या इसकी भाषा है, मैं इन सारी चीज़ों को साइड में रखकर सिर्फ एक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अनपढ़ हूँ इन चीज़ों के अंदर, मुझे नहीं पता कुछ चीज़ें, ठीक है, कि हिंदू की भाषा है, मुसलमान की भाषा है। मेरे लिए वो एक भाषा है और वो भाषा एक बड़ी खूबसूरत भाषा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हिंदी अगर माँ है तो उर्दू आपकी मौसी है, तो ये रिश्ता ऐसे ही कायम रहे तो बेहतर रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि ये जब हम उर्दू के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग तो पूरी जानकारी नहीं होती कई बार हमें, लेकिन फिर भी हम अपनी तहरीर के अंदर उसको इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लोग इस्तेमाल कर पाएँ, इसलिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट उर्दू की शुरुआत करी, ताकि कुछ भी चीज़ जब इसके अंडर हो रही हो तो उर्दू से रिलेटेड हो, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो ई कॉमर्स के अंदर भी हम लोग थोड़ा सा उर्दू से रिलेटेड चीज़ें करने वाले हैं अभी। मतलब जो हम वर्टिकल्स टच कर पाएंगे प्रोजेक्ट उर्दू से रिलेटेड, वो हम रिलेटेड टू उर्दू ओनली वो हम करेंगे। तो अभी हम थोड़ा अपकमिंग इवेंट्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, जो थोड़ा उर्दू से रिलेटेड हो। अभी हम लोग वी आर प्लानिंग अनदर, मैं और मेरी गज़लें, ताकि जो उर्दू वाली जनता है थोड़ी सी वो आए और थोड़ा सा अपने, क्योंकि लोग इंग्लिश के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन अगर आप देखें हिंदी और उर्दू खुद में इतनी खूबसूरत है कि वी एज एन इंडियन नीड नॉट टू गो टू अनदर लैंग्वेज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदी के पीछे मत भागो, इंग्लिश के पीछे मत भागो, उर्दू के पीछे मत भागो। आप जिसके पीछे भाग रहे हो ना, ढंग से भागो, वो ये मेरा, ढंग से सीखो, ढंग से भागो। हाँ, तो सर आंख बंद करके मत भागो। सर जैसे कि तंगे वक्त है, वैसे तो आपसे बहुत ज्यादा बात करी जा सकती है। हो गया ये तो अभी तो शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं आपसे आपका कोई बहुत ही पसंदीदा पीस सुनना चाहूंगी, क्योंकि आप सुनाते बहुत अच्छा हैं। सो ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर ऑल्सो, अगर हमारी ऑडियंस को बताएं हम, और शायर तो हैं ही अच्छे, तो कुछ भी आपका पसंदीदा पीस सुनाकर फिर हम इजाज़त लेंगे। मेरा कोई पसंदीदा पीस तो है नहीं, लेकिन एक शेर मेरे जहन में भी आ रहा है, अली ज़रीन साहब का है कि मैं किसी बीच के रास्ते से नहीं पहुंचा यहाँ, मैं किसी बीच के रास्ते से नहीं पहुंचा यहाँ, हासिदों से गुजारिश है रियासत समझे। हासिदों का मतलब होता है जेलस पीपल, और रियासत यानी कि परिश्रम, मेहनत। तो जो लोगों को ये लगता है ना कि यार ये लकी रहा है, मतलब यार ये लक रहा है इसके साथ, ठीक है, आप सामने फसाड देख रहे हो तो आपको वो लक दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने बैकएंड जानने की कोशिश नहीं करी कि थोड़ी बहुत मेहनत भी लगी है भाई हमारी, है ना। और आजकल आप पहुंचना एक अलग सफर है और वहाँ बने रहना एक अलग सफर है, क्योंकि इतना ज्यादा इवॉल्व कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली, और ये हर फील्ड के अंदर है, हर फील्ड के अंदर है बेशक। हाँ, तो अगर आप सीख नहीं रहे हो, आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत दिन तक टिक पाओगे कहीं पे भी। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं, मेरे को अभी ढंग से याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो चीज़ ये है कि
सक्सेस ने जितने लोगों को, जितने फेलियर्स देखे हैं उतने ज़्यादा फेलियर ने फेलियर्स नहीं देखे हैं, ऐसा कुछ कोट था। हाँ। मतलब लोग सक्सेस को संभाल नहीं पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट थिंग, लाइक ही इज सेल्फ मोटिवेटेड which is necessity but बहुत कम लोग होते हैं, दूसरे लोगों को होना होता है कि यार मेरे को यू नो आई हैव दिस प्रॉब्लम, फिर दूसरा इंसान मोटिवेट करता है, बट ही इज सेल्फ मोटिवेटेड। वो बहुत ही अच्छा पार्ट है मुझे लगता है इनका। नहीं, और सबको ये रहना चाहिए, अच्छी बातें ही दिखनी चाहिए आपके बारे में तो मेक श्योर करेगा। और अब हम इजाज़त लेंगे, तो आप कोई अगर मैसेज देना चाहते हो आखिर में तो बेशक आपसे गुजारिश है कि आप हमारी जनता को कोई मैसेज दें। मैसेज तो हम लोगों ने ऑफकोर्स बातों में डिस्कस कर ही लिए हैं, बाकी आप ख्याल रखें, और जो राइटिंग वाली जनता देख रही है इसको, वो हमारी बातों को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेकर उसके ऊपर काम करें। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बस अपना ख्याल रखें, और आवाज़ द वॉइस को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।